Good morning students. Today we are going to start our new chapter related to grammar, active voice and passive voice. What is active voice and what is passive voice? Active voice are all sentences which are related to tense. I mean indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, and all the imperative sentences are called active voice because ये सभी सेंटेंसेस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसके ठीक विपरीत जो सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट वाक्य के शुरुआत में आता है, वर्ब से ठीक पहले आता है, उन सभी सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। इनकी आवश्यकता क्या पड़ती है? एक्टिव सेंटेंसेस तो नॉर्मली कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पैसिव की क्या आवश्यकता हुई? तो स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव में ही बनाएंगे, वो एक्टिव में नहीं बनाएंगे। जैसे गांधी जी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। अब ये सेंटेंस पैसिव का है। अब गांधी जी यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे। गांधी जी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म देने वाली इनकी माँ है। एक्टिव केस यहाँ पर मदर को लिया जाता है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि माँ ही जन्म देती है, इसलिए माँ का प्रयोग यहाँ पर एक्टिव के सेंटेंस के रूप में नहीं हुआ, अर्थात मदर को सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा गया। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी सेंटेंस में गांधी जी वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 2 बाय हिज मदर, ये प्रयोग न करते हुए हमने इसको कंसील कर दिया, छिपा दिया, लेकिन हमें पता है कि हर जीव को उसकी माँ ही जन्म देती है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। सेकंड, न्यूज़पेपर में आप जितनी भी न्यूज मोस्टली पढ़ते हैं फ्रंट पेज पर, तो वो पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाती है। जैसे 2 thieves आर अरेस्टेड, 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया। कसाब वाज हैंग्ड, कसाब को फांसी दे दी गई। तो ये सेंटेंसेस हम पैसिव में देखते हैं। 100 पीपल्स वर किल्ड इन एक्सीडेंट ऑफ द ट्रेन। इस तरह के सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये सेंटेंस भी पैसिव का है, लेकिन किसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ, किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, किसके द्वारा फांसी दी गई, ये सब्जेक्ट न होते हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, और उनको ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जहां हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमें फिर भी किसी बात को लिखना होता है, वहां पर हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाते हैं, एक्टिव के नहीं। तो अब हम कोशिश करेंगे एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। इन द फर्स्ट यू कैन सी हियर एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विद सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब से ठीक पहले प्रयोग किया गया हो, वे सभी वाक्य हमारे एक्टिव के सेंटेंस कहलाएंगे। यानी कि हम 2 तरह के वाक्य बनाते हैं, एक सब्जेक्टिव यूज और एक प्रेडिकेटिव यूज। सब्जेक्टिव यूज का मतलब है वाक्य के शुरुआत में, वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट का प्रयोग करना और उसके द्वारा ही वाक्य को तैयार करना। तो यहां पर एक्टिव वॉइस में सभी सेंटेंस सब्जेक्टिव केस से तैयार होते हैं, और पैसिव वॉइस में स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव केस, वे सभी सेंटेंस ऑब्जेक्टिव केस से तैयार होते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया है रवि टीचेज इंग्लिश टू अस। रवि हम सबको इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये एक्टिव का सेंटेंस है। यहाँ इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय रवि, रवि के द्वारा हम सबको पढ़ाई जाती है इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, रवि यहाँ सब्जेक्टिव केस में है। नीचे देखते हैं वी आर टॉट इंग्लिश बाय रवि, रवि के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है हम सभी को। इंग्लिश सिंगुलर है तो हमने इज का प्रयोग किया, वी प्लूरल है तो हमने आर का प्रयोग किया, रवि सिंगुलर है तो इसलिए हमने इंडेफिनिट में सेंटेंस को तैयार किया।
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें सेंटेंस को क्रिएट करना है। यहाँ पर हम बता दें कि ऑल टेंसेज आर कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जैसे मैं भी बता रहा था, जितने भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस हैं वो सभी एक्टिव कहलाते हैं यदि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, इस तरह की स्ट्रक्चर से तैयार किया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक इसके विपरीत ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल बाय ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस एंड टाइम, इस तरह की स्ट्रक्चर से तैयार किया गया कोई भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट एक्टिव, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट पैसिव। अब आगे जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया है, रवि सब्जेक्ट है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, वी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर इंग्लिश और वी को हम ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं। हमको पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर वी कार्य नहीं कर रहा, कार्य करने वाला अभी भी रवि है। रवि के द्वारा ही काम हो रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और जो काम किया जा रहा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ रवि के द्वारा पढ़ाया जा रहा, यहाँ भी रवि के द्वारा पढ़ाया जा रहा। तो दोनों सेंटेंसेस में रवि ही हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी रवि पढ़ा रहा है तो रवि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में रवि स्टार्टिंग में है, पैसिव वॉइस में रवि लास्ट में है। अब आगे चलते हैं, रूल्स टू मेक ए पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल्स हैं? सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस के स्थान पर आएगा। अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान बदलते हैं, न कि ये कहा जाए कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जिन बुक्स में ये बात लिखी हुई है ये निराधार है, इसका कोई तुक नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैं आम को खा सकता हूं, आम मुझे नहीं खा सकता, कर्ता मैं ही रहूंगा। आप कर्ता के और कर्म के यानी कि सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के स्थान को बदल रहे हैं। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। मैं आम नहीं बन सकता, आम मैं नहीं बन सकता। इसलिए हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के स्थान को बदलना ही एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग सभी सेंटेंसेस में किया जाएगा। इसमें कोई फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। ये रूल्स के अंतर्गत बात आती है, इसको हम फॉलो करेंगे। एक तो ये सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस के स्थान पर। हम ये भी कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसका कि बाई इज यूज्ड मोस्टली बिफोर सब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव केस होंगे, जैसे यहाँ रवि यहां से यहां पर आया तो इसके साथ बाई का प्रयोग करेंगे। कुछ वाक्यों में बाई के अलावा और भी प्रीपोजिशंस प्रयोग की जाती हैं, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कहां पर सब्जेक्ट से ठीक पहले बाई के अतिरिक्त और प्रीपोजिशंस प्रयोग की जाती हैं। आगे बी का हमेशा प्रयोग करना है। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बी। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट के ठीक बाद प्रयोग किए जाएंगे, और निगेटिव में इनके तुरंत बाद नोट आएगा। इंट्रोगेटिव में ये सभी वर्ब्स सब्जेक्ट से ठीक पहले आ जाती हैं। ये रूल्स आप जान चुके हैं जब टेंस आपने पढ़े थे। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, प्रोनाउन की चेंज हम किस तरह से करें। प्रोनाउन का चेंज जैसे आई से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, तो वह जब पैसिव बनेगा तो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि वर्ब से इधर आई और वर्ब से ठीक इधर मी, यानी कि आई को हम इधर जब लेकर आएंगे, वर्ब के बाद लेकर आएंगे तो वो मी कन्वर्ट हो जाएगा, और मी को जब हम इधर लेकर आएंगे तो आई में। इसी तरह से वी वर्ब के इधर जाएगा तो अस, और अस को जब हम इधर लाएंगे तो वी बनेगा। इसी तरह से दे को दैम में कन्वर्ट करेंगे, दैम को दे में कन्वर्ट करेंगे। नाउन हमेशा नाउन ही रहेगा। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इनको हम ठीक वैसा ही प्रयोग करेंगे जैसे ये सब्जेक्ट में है और ऑब्जेक्ट में है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन हमेशा सेम रहेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज आने वाली नहीं है।
आगे देखेंगे यू को हम यू में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहते हैं। ही को हिम में कन्वर्ट करेंगे, हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे, सी को हर में करेंगे, हर को सी में करेंगे, इट को इट में और इट को इट में करेंगे। यानी इट का और यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें चेंज नहीं हुआ, बल्कि हम मानते हैं कि यहां हमने चेंज किया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के रूप को इस तरह समझ सकते हैं। सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर यहां आएगा, ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के स्थान पर यहां आएगा, इसके साथ बी का प्रयोग करेंगे। जैसा मैंने बताया प्रेजेंट के सभी वाक्यों में इज आर एम, प्रेजेंट के सभी वाक्यों में इज आर और एम का प्रयोग करते हैं। पास्ट के सभी वाक्यों में वाज और वर का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर के सभी वाक्यों में विल के साथ बी या सेल के साथ बी डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त हम कंटिन्यूअस के सभी वाक्यों में बीइंग का प्रयोग करेंगे और परफेक्ट के सभी वाक्यों में बीइंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट के सभी वाक्यों में बीइंग का प्रयोग और कॉन्टिन्यूअस के सभी वाक्यों में बीइंग का प्रयोग। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम हम प्रयोग करेंगे बी के स्थान पर, इस बी के स्थान पर, और पास्ट के सभी वाक्यों में वाज वर का प्रयोग करेंगे इस बी के स्थान पर। फ्यूचर के सभी वाक्यों में विल और सेल और यहां पर इंक्लूड कर देंगे फ्यूचर को शो करने के लिए। और इस तरह से यहां पर कोई भी वर्ब होगी, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएस एस या एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स हमेशा पार्टिसिपल फॉर्म्स में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्लेस और टाइम हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं। प्लेस का मेरा मतलब है इन द क्लास, इन द रूम, इन द फील्ड, इन द मार्केट, ये हमेशा इधर ही रहेंगे, इनको इधर लाने की आवश्यकता नहीं है। टाइम से रिलेटेड यस्टरडे, टुमारो, टुडे, 5 o'clock, 3 o'clock, 2 years, ये इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं टाइम और प्लेस से रिलेटेड, इनका हमारा एक्टिव पैसिव से कोई रिलेशन नहीं होता, इनको हम बाद में ही रखते हैं। एक बार फिर समझेंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई के साथ आएगा और ये ऑब्जेक्ट बी के साथ आएगा। वर्ब की फॉर्म को हम हमेशा थर्ड फॉर्म में रखेंगे। प्लेस और टाइम को हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है, ही टीचेज मी इन दिस क्लास डेली, इन दिस रूम और डेली, ये हमारे क्या है, प्लेस, ये प्लेस को शो करता है और ये टाइम को शो करता है। तो हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में प्लेस को प्लेस के स्थान पर रखा, टाइम को टाइम के स्थान पर। बस मी ऑब्जेक्टिव केस को हमने आई बनाया, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, और टीचेज को हमने यहाँ थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, टॉट बनाया उसका। हिम यहाँ पर ही के रूप में आया, यानी कि ही को हमने हिम बनाकर बाई के साथ जोड़ा। तो आई एम टॉट बाई हिम इन दिस रूम डेली, इस तरह से समझते हैं। दूसरा एक और रूप देख लेते हैं। सरला कुक्स फूड फॉर अस एवरी डे, तो फूड इज कुक्ड बाय सरला फॉर अस एवरी डे। तो यहाँ पर एवरी डे समय से रिलेटेड है, इसको हमने जुका तो बाद में रखा। अब यहाँ पर हमने सरला को यहाँ पर लिया बाय सरला, यानी कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से फूड ऑब्जेक्टिव केस था तो ये सब्जेक्टिव केस में आया। तो फूड इज कुक्ड बाय सरला फॉर अस एवरी डे। अब ये ध्यान रखेंगे, जैसा हमने यहाँ पर इंग्लिश से भी इंग्लिश ऑब्जेक्ट था तो हमने सेंटेंस बना देता, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय रवि, करेक्ट है। वी आर टॉट इंग्लिश बाय रवि, ये भी सही है क्योंकि हमको रवि के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे अस से, तो यहाँ पर अगर हम वी शुरू में लेंगे तो वी आर कुक्ड, हमें पकाया जाता है, इस तरह का सेंटेंस बनेगा, हमें पकाया जाता है सरला के द्वारा, ये गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखें कि किस वर्ब को हम किस सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं और उसके मीनिंग क्या निकल रहे हैं। तो यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हमको पढ़ाया जाता है, तो करेक्ट सेंटेंस निकल रहा है। तुम दोनों तरह से पैसिव बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस सेंटेंस को दोनों तरह से पैसिव नहीं बना सकते। खाने को पकाया जा सकता है सरला के द्वारा, खाना सरला पकाती है,
लेकिन हमको नहीं पकाया जा सकता। हम लिविंग पर्सन हो जाते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम अस को शुरू में लाकर पैसिव नहीं बनाएंगे और ये माना भी नहीं जाएगा। बनाने को बना दीजिए, लेकिन ये मान्य नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो इस तरह से आज हमने कोशिश की है कि हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स को समझने की कोशिश करें, और हमने समझे भी हैं। यदि ये बातें समझ में नहीं आई हैं तो ये वीडियो आप एक बार से अधिक 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हैं, और उसके बाद भी समझ नहीं आए तो आप 6 से 7 बजे तक शाम को कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी हर बात का उत्तर देंगे, लेकिन आप ये समरी अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे। इसके बाद हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे बनाने के लिए, वो आपको बनाने हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।